मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति का। और बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से आज कुछ दिनों से लगातार एक तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, जिस प्रकार से बयानों में होली और रमजान का जिक्र आ रहा है कि होली किसका और रमजान किसका। यहां तक कहा जा रहा है कि होली के दिन जो मुस्लिम बंधु हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। ये कहा जा रहा है कि जुम्मे की नमाज तो साल में 52 बार होता है, लेकिन होली तो साल में एक ही बार होता है। और इस बात को कहने वाले हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो कहे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, उनके बयान पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, अब विधानसभा में विपक्ष के नेता है, उनका जिस प्रकार का बयान रहा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल का, बचौल भी नहीं वो बछौल कहते हुए पाएंगे कि बछौल के बाप का बिहार है क्या। एक मुसलमानों की रक्षा के लिए हमारे 6 हिंदू भाई उनके पीछे होंगे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार के राजनीतिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है होली और रमजान के बहाने, तो ये तो निश्चित है, स्पष्ट रूप से है, इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना होली है, ना रमजान है। केवल और केवल मामला वोट बैंक का है। वोट बैंक का समझने की आवश्यकता क्या है कि इस बयानबाजी में जिस प्रकार से विभिन्न दल के लोग केवल इस जलती हुई आग में अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास से क्या किसी भी संप्रदाय का, किसी भी समुदाय का कोई भला होने वाला है क्या? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, एक बात तय है कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं इस प्रकार के वक्तव्यों के माध्यम से आप कह सकते हैं कि दोनों समुदायों में आग जोर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो सद्भाव का वातावरण है बिहार का, उस वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा इनमें कि भाई सच्चाई क्या है और केवल उत्तेजना पैदा करके वोट बैंक की राजनीति कितनी है। सच्चाई तो यह है कि भारत की अगर हम सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे तो अगर आप बिहार के कई गांवों में चले जाइए, वहां पर ऐसा होता है कि मुहर्रम के जो पहलाम निकलती है उसका स्वागत और उसका पूजा जो है कई जगहों पे हिंदू परिवार, हिंदू महिलाएं करती हुई देखी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से कई जगह ऐसे भी समाचार है कि हिंदू के त्योहारों में मुस्लिम बंधु भी उसमें शामिल होते रहे। ये हमारी एक साझी संस्कृति का परिचायक है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में जितने भी मुसलमान भी हैं तो उनका डीएनए क्या है? उनका डीएनए तो भारतीयता का है, भारत का डीएनए है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी रगों में भी भारतीय पर्व और त्योहार बसे हुए हैं। अगर किसी ने इससे उन्हें दूर करने का प्रयास किया है तो वो केवल और केवल राजनीति ने किया है, केवल और केवल वोट बैंक ने किया है। अगर हम देखें, अगर जो हमारा एक तरह से राजनीतिक जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज की जो भूमिका रही है राजनीति करने के लिए, उनका तो एकमात्र मकसद होता है कि किस प्रकार से हम समाज के अंदर विभाजन पैदा करें। विभाजन पैदा करके ही उनकी वोट बैंक की राजनीति सफल हो सकती है। क्योंकि आज के दौर में अगर हम बिहार की राजनीति को गौर से देखें तो बिहार की राजनीति में विचारधारा, नीति और कार्यक्रम के आधार पर वोट मांगने की हैसियत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसके कार्यक्रम नीतियों के आधार पर आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। आप विचार कर सकते हैं। दर्शक मैं बताऊं कि जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, ठीक है, कहती है अपने आप को समाजवादी, क्या उसके अंदर समाजवाद है? केवल और केवल परिवारवाद है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। जनता दल यू की बात कर लीजिए। जनता दल यू अपने आप को नीतीश कुमार कहा करते थे कि मैं 3C से कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं एक एक करके हर पॉलिटिकल पार्टी का विश्लेषण करके बता रहा हूं आपको। आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, किसी राजनीतिक दल की अगर आप दर्शक भी अगर एक तरह से केवल अंधभक्त होंगे तो फिर बात को समझाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप अंधभक्त नहीं है, देश के एक सच्चे नागरिक है, तो समझने का प्रयास कीजिए। जनता दल यू नीतीश कुमार कहा करते थे कि मैं तो 3C से कंप्रोमाइज नहीं करता, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से। आप बताइए, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो क्या करप्शन से कंप्रोमाइज नहीं करते? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बड़े बड़े अपराधियों के आगे नतमस्तक होते हैं तो क्या वो क्राइम से कंप्रोमाइज नहीं करते?
जब नीतीश कुमार बारी बारी से भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलायंस करते हैं तब वो कम्युनलिज्म से कंप्रोमाइज नहीं करते। क्या नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होते हैं तो क्या आरएसएस के स्वयंसेवक उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं करते? ये कई सवाल है। उसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप चाहे वो बारी बारी से देख लीजिए, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे वो वीआईपी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी कभी बीजेपी के साथ होती है, कभी आरजेडी के साथ होती है। जिसके साथ होती है उसकी प्रशंसा करती है और जिसके खिलाफ जाती है उसकी आलोचना इस आधार पर करती है कि वो तो सांप्रदायिक है, वो तो जातिवादी है। नीति और कार्यक्रम के आधार पर कोई किसी की आलोचना करता है क्या? नहीं करता। अधिकतर पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। वामपंथी दलों की बात कर लीजिए, वामपंथी दल तो बात करते थे बुर्जुआ की, वामपंथी दल बात करते थे सर्वहारा की क्रांति की। क्या सर्वहारा की क्रांति किसी भ्रष्ट राजनेता के साथ गठबंधन करके संभव है क्या? क्या सर्वहारा की क्रांति किसी बुर्जुआ पॉलिटिकल पार्टी, इसका सबसे बड़ा प्रतीक तो कांग्रेस पार्टी रही है देश में। इस देश के अंदर अगर पिछड़ों की राजनीति, इस देश के अंदर अगर समाजवाद की राजनीति की शुरुआत हुई तो किसके खिलाफ हुई? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुई। सामंतवाद की अगर सबसे बड़ी प्रतीक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रही तो देश के अंदर कांग्रेस पार्टी रही। अगर जिसकी बात आज की राजनीति में सबसे अधिक होती है कि ब्राह्मणवाद विरोधी, जो गैर भाजपाई दल है अधिकतर करते हैं, तो सबसे बड़ा ब्राह्मणवादी दल कौन था? कांग्रेस पार्टी। ब्राह्मणवाद विरोधी राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस के खिलाफ विरोध से हुई। एक समय में कांग्रेस विरोध, गैर कांग्रेसवाद, गैर ब्राह्मणवाद, गैर सामंतवाद सब एक दूसरे के समानार्थी शब्द थे। उसके पीछे कई कारण थे, लेकिन आज कोई नीतिगत, चूंकि किसी भी दल के पास न कोई नीति बचा है न कोई कार्यक्रम बचा है, केवल उसके पास एक चीज बचा है, सत्ता का स्वार्थ। और इसी कारण से, सत्ता के स्वार्थ के कारण से ही हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं मजबूर है, क्योंकि उसके पास तो कोई कार्यक्रम है ही नहीं। तो इसीलिए उसके पास सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है जाति और धर्म की राजनीति करना। धर्म का मतलब क्या है भाई? धर्म का मतलब कोई पंथ नहीं होता, ये तो पूजा करने की तरीके हैं। चाहे कोई मंदिर जाता है, चाहे वो कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, ये तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आपका विश्वास जहां कहीं जाने में आपकी आस्था की पूर्ति होती है, आप जाइए। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप दूसरे को गाली देंगे क्या? आज के दिन एक सवाल दर्शकों आपको जरूर राजनेताओं से पूछना चाहिए कि क्या जिस प्रकार की बयानबाजी हमारे राजनेता करते हैं अलग अलग समय में, अलग अलग, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ और अन्य दल हिंदुओं के खिलाफ, तो क्या इस प्रकार की राजनीति से देश का भविष्य बनेगा? क्या इस प्रकार की राजनीति से देश के अंदर बेरोजगारी की समस्याएं दूर होगी? क्या इस प्रकार की राजनीति से भारत कोई महान राष्ट्र बन सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगा। ये छोटी चीजें हैं और एक फुंसी को बड़ा घाव का रूप दे देना। और आज अगर हम देख लें, अगर 3 दिनों से एक बयान आया, अनुज चौधरी का संबल के सीईओ है, उनका बयान आया। उनका बयान क्या था? उनका बयान सामान्य था। उन्होंने मुसलमानों से, स्थानीय मुसलमानों से अपील किया, क्योंकि वहां पर कुछ विवाद चल रहा है कुछ दिनों से, उन्होंने एक अपील किया कि भाई आपके तो 52 जुम्मे आते हैं, एक दिन थोड़ा सा आप जो है अपने आप पर नियंत्रण रखिए। होली हिंदुओं का एक दिन का है, इसीलिए थोड़ा सा सद्भाव बना हुआ रहना चाहिए। अब इस छोटे से विषय को एक राजनीतिक मुद्दा बना देना केवल वोट बैंक के लिए और उकसावे की राजनीति करना। अब ये बिहार में भी देखिए बचौल का बयान, ठीक है, उनका इंटेंशन मैं समझता हूं, उनका भी इंटेंशन हिंदू प्रोलाइजेशन ही रहा है, क्योंकि वो जिस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं विस्फी, वहां पर अगर हिंदू अगर एकजुट नहीं होंगे तो वहां पर बीजेपी का जीतना असंभव है, क्योंकि बिस्फी एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर 40 से 45% आबादी जो है मुसलमानों की है। तो वहां पर किसी भाजपाई का भी एमएलए चुना जाना ही तभी संभव है जब
वहां पर जातिगत बंधन से ऊपर उठकर हिंदू एक साथ वोट करते हैं, तभी जीतना संभव है। तो उसी के अनुसार हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान आता रहता है, लगातार आता रहता है, वो भी विभाजन की राजनीति करते हैं। लेकिन एक आम विधायक का बयान और विपक्ष के नेता और जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दोनों के बयान के स्तर में अंतर होना चाहिए। तेजस्वी यादव का बयान कहीं ना कहीं आप गौर करके देखेंगे तो एक बहुत ही नीचे दर्जे का बयान है। आप सभ्य भाषा में आप अपने कद के अनुसार किसी राजनेता का बयान होता है। कोई प्रधानमंत्री पद के कद का नेता, राष्ट्रीय कद का नेता या कोई प्रांतीय कद का नेता एक मुखिया के कद के नेता के बयान से तुलना, अपने बयान का तुलना नहीं करवा सकता। तो ये बातें बिहार की राजनीति में जो राजनेता है उनको कब समझ में आएगी? कब तक बिहार इस प्रकार के बयानबाजियों में डूबा रहेगा? बिहार मित्रों आज भी डेवलपमेंट के जितने भी इंडेक्स हैं सबसे पीछे है। अपना गाल नीतीश बाबू बजाते रहे अलग विषय है, लेकिन नीतीश कुमार के 2010 का जो विधानसभा चुनाव था उसके बाद का विधानसभा केवल 2010 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने अपने परफॉर्मेंस पे जीता था। 10 के बाद जितना भी विधानसभा चुनाव हुआ नीतीश कुमार जातिगत समीकरण पे जीतते रहे हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। जब आरजेडी के साथ रहे तो सवर्णों के खिलाफ घृणा फैलाया, जब बीजेपी के साथ रहे तो एमवाई के खिलाफ घृणा फैलाया, लालू परिवार के खिलाफ घृणा फैलाया। कब तक नीतीश कुमार जैसे कद के लोग इतनी छोटी छोटी बातें करके बिहार की जनता को भरमाते रहेंगे? तो यह आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में जिस प्रकार की अगर उस आधार पर भी देखें, बहुत बड़ी बड़ी समस्या है बिहार में। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ताकतों के लिए स्लीपर सेल बना हुआ है, लेकिन इसमें भी वोट बैंक की राजनीति है। अरे कब तक राष्ट्रहित, राज्य हित से बड़ा कभी वोट बैंक हो सकता है क्या? तो ये आज का सबसे प्रमुख मुद्दा है। ठीक है, इस चुनाव में अभी तो चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई है, तब इस प्रकार के बयानबाजियां। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि राजनीति समाज के लिए होनी चाहिए। राजनीति केवल सत्ता और कुर्सी के लिए होना चाहिए क्या? अब तो तेजस्वी यादव तो प्रतियोगिता भी कर रहे हैं। यहां तो आने वाले दिनों में देखिए प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में प्रतियोगिता हो रही है। उसमें आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं ओवैसी की पार्टी के लोग। तो इन सब बातों पे कम से कम जब मतदाता के स्तर पर, जनता के स्तर पर हमारी नजर बनी रहनी चाहिए। हम एज ए पॉलिटिकल आइडिया, हम अपने चैनल के माध्यम से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक तरह से चाकरी नहीं कर सकते। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसका काम ही है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पर नजर रखना और तीनों के अंदर व्याप्त जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का विश्लेषण करके जनता को जागरूक करना, यही मीडिया का कर्तव्य और हम यही निभाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।